आज हम लोगों को पढ़ना है जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है सेट, जो हमारा पहला है 2020 का, उसका लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है बायोलॉजी सेक्शन खंड गा के अंदर। तो 12 का 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन है अथवा में और एक जो 12 के साथ में है। तो 12 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो द्विगुण संचरण है, जो द्विगुण क्रॉस है, इसके द्वारा मेंडल के नियम को बताना है। द्विगुण वाले की सहायता से मेंडल का नियम समझाना। और ये क्वेश्चन है भैया 7 नंबर का। ये क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। सबसे पहली बात तो ये हम पहचानेंगे कैसे कि जो हमारे मेंडल के नियम है वो एक संकर कैसे है, एक गुण वाला कैसे है और द्विगुण वाला। तो उनके ऊपर पहले चर्चा करेंगे। तो आपको एक नियम याद रखना है, अगर आपको एक अल्फाबेट दिखे, एक अल्फाबेट का मतलब होता है एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर का मतलब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक गुण, यहां पर हमें 2 गुण लेना है तो 2 कैरेक्टर करने होंगे। यहाँ पर एक कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब एक गुण है। अगर इसको 2 बनाना होगा तो 2 की गुणन सम्मिलित करनी होगी। इसलिए अगर 2 अल्फाबेट दिख जाए तो आप क्या कहेंगे कि 2 कैरेक्टर होंगे वो, और जो क्रॉस होगा वो होगा भैया डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो इसी के हिसाब से मेंडल ने कुछ 3 नियम दिए भैया। अब एक एक करके सभी तीनों नियमों की हम लोग बात कर लेंगे और आपको थोड़ा सा जो है अंदाजा मिल जाएगा। जो मेंडल का पहला नियम था उसे कहते थे सह प्रभाविता का नियम। सह प्रभाविता का नियम। और ये नियम जो है केवल और केवल एक संकरण है, इसके अंदर एक अल्फाबेट लिया जाता है, तो ये जो है एक संकरण पर आधारित था, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। दूसरा नियम था इनका पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले तो ये बात जान लेनी है कि मेंडल ने 3 नियम दिए, सह प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों में जो है ऊपर के जो पहला और दूसरा नियम है ये है हमारे एक संकरण। एक संकरण। और जो तीसरा नियम है ये है हमारा द्विसंकरण। और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द्विगुण संकरण के आधार पर मेंडल के नियम को समझाइए। कहने का मतलब है क्वेश्चन में ये तीसरा नियम पूछा गया है, ये दोनों नियमों को नहीं पूछा गया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है द्विगुण संकरण। साथ ही साथ बता दें कि सह प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इनके यहाँ पर 1-2 बातें और जान लेते हैं। जो सह प्रभाविता का नियम है या फिर कह सकते हैं प्रभाविता का नियम, इसको हम लोग सह प्रभाविता का नियम ना कह करके हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब उसके बाद क्या होता है, तो प्रभाविता का नियम हो गया। अब प्रभाविता के नियम में आपको याद रखने हैं अपवाद, कि इस अपवाद को, मतलब जो हमारा प्रभाविता का नियम है इसके अपवाद कौन कौन से हैं, और आपको स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के भी क्या याद रखने हैं, अपवाद। तो हमारा जो प्रभाविता का नियम है और हमारा है कौन सा नियम है भैया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनके अंदर क्या याद रखने हैं, आपको अपवाद को याद रखने हैं। तो इसके जो है 2 अपवाद होते हैं। पहला होता है हमारा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। और दूसरा होता है इसका अपवाद सह प्रभाविता। सह प्रभाविता।
तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता किसके अपवाद है? मेंडल के पहले नियम के। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है इसका अपवाद है हमारा, इसका अपवाद है हमारा, एक ही अपवाद है, वो है लिंकेज। आपको ये बातें भी क्या करनी है? याद रखनी है। जबकि जो हमारा पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अभी आपको पढ़ना कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्यों पढ़ना है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द्विगुण के आधार पर, और द्विगुण केवल किसमें पाया जाएगा? द्विसंकरण वाला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो जो हमारा मेंडल का पहला नियम है और दूसरा नियम है, ये एक संकरण पर आधारित है, जबकि तीसरा नियम द्विसंकरण पर आधारित है। पहले नियम का अपवाद होते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम। जबकि जो दूसरा नियम है हमारा पृथक्करण का नियम, इसके कोई भी अपवाद नहीं है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का एक अपवाद है, क्या है भाई? लिंकेज। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है किसके नियम में? मेंडल के नियम में। तो मेंडल ने बेसिकली कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। और मेंडल ने जो 3 नियम दिए इनके क्या क्या नाम है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और पहला और दूसरा नियम एक संकरण है, तीसरा नियम द्विसंकरण है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम लोगों को पढ़ना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये किस पर है? द्विसंकरण है। और द्विसंकरण को हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, द्विगुण। चलिए, अब इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में इन्होंने क्या किया कि जो है हमारे 2 लक्षण वाले द्विसंकरण है, तो इसका मतलब हमें एक ही पौधे के कितने लक्षण लेने पड़ेंगे? 2 लक्षण लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एक पौधा लिया गोल पीला और दूसरा पौधा लिया झुर्रीदार और हरा। यानी एक पौधा ऐसा है जिसके बीज गोल है और एक पौधा ऐसा है जिसके बीज जो है झुर्रीदार है। झुर्रीदार का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े जो है बीज है। और दूसरा है उसका क्या है? पीला है रंग, और क्या है दूसरे का? हरा। अगर हमें किसी भी लक्षण को दिखाने होते हैं तो हम लोग कितने अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं? एक लक्षण के लिए 2 अल्फाबेट का, क्योंकि हमेशा हमारे जो जीन होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पेयर में पाए जाते हैं। जैसे अगर एक हम बनाकर दिखाएं, मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है हमारा। अब इस क्रोमोसोम पर जो जीन इधर प्रेजेंट होगा वही जीन किधर पाया जाएगा? इधर। मान लीजिए यहाँ पर ए पाया जा रहा है तो यहाँ पर ए भी हो सकता है और ए कैपिटल ए भी रह सकता है। कहने का मतलब है जीन जो है जहां पर पाया जा रहा है हमेशा किसके रूप में पाया जाता है? पेयर के रूप में। और इन्हीं दोनों पेयर को हम लोग एक नाम और दे देते हैं, कह देते हैं एलील। तो इसलिए हम लोग एक लक्षण के लिए हमेशा कितने अल्फाबेट बनाते हैं? 2 अल्फाबेट बनाते हैं। चलिए, अब गोल है, गोल को इंग्लिश में कहते हैं राउंड, और राउंड है इसलिए हम लोग इसका ले रहे हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर। और पीले को इंग्लिश में कहते हैं येलो, तो इसलिए हमने इसको ले लिया कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और अब जब गोल का उल्टा लेना है झुर्रीदार, तो एक अगर आपने कैपिटल ले लिया है, क्योंकि हमेशा करेक्टर एक करेक्टर के लिए अल्फाबेट कैसे रहते हैं? हमेशा एक ही। तो आर कैपिटल आर इधर हो गया, स्मॉल आर इधर। अच्छा, यहाँ पर अल्फाबेट नहीं बदले हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हो गया, लेकिन अल्फाबेट नहीं बदले। यहाँ पर पीले के लिए हमने लिया कैपिटल वाई, तो हरे के लिए क्या लेना पड़ेगा? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। देखिए, कहीं किसी के हिसाब से भी अल्फाबेट नहीं बदले। अब अच्छा, टोटल अल्फाबेट गिनिए। एक अल्फाबेट प्रकार का है, दूसरा अल्फाबेट, तो 2 अल्फाबेट हमको मिले हैं अलग अलग एक ही प्रकार के, तो इसलिए द्विसंकरण। क्या इधर से गिन लो, इधर भी स्मॉल आर इधर भी स्मॉल वाई, तो दोनों 2 प्रकार के, इसीलिए ये क्या है? द्विसंकरण। अब हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे इनका।
और क्रॉस कराने के लिए, क्रॉस शब्द का मतलब होता है लैंगिक जन्म, और लैंगिक जन्म का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मकों का मिलन, या नर या मादा युग्मकों का संयोजन ही क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है क्या, क्रॉस कहलाता है। अब क्रॉस कराने के लिए हमें चाहिए युग्मक, ये तो प्लांट है, और आपको युग्मकों को पता होगा अपने माता की संख्या के क्या होते हैं, आधा। तो हम अगर इसके युग्मक बनाएंगे भैया, तो युग्मक क्या बन जाएंगे, इसके आर वाई बनेंगे, और क्या बन जाएंगे इसके आर वाई। इसी प्रकार इसके क्या बनेंगे, स्मॉल आर वाई और स्मॉल आर वाई। अब ये हमें कैसे पता चला आर वाई बनेंगे, हमने अभी बताया कि हमेशा गुणसूत्र किसके रूप में होते हैं, पेयर। मान लीजिए यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाई। अब हमने युग्मक करना है, युग्मक बनाने के लिए क्या होता है, माता की गुणसूत्रों की संख्या के क्या होते हैं, आधे के बराबर होते हैं युग्मक, इसलिए हमने गुणसूत्र को कर दिया आधा। तो आधा गुणसूत्र इधर आया तो इधर की तरफ है आर और वाई, तो आर वाई लिख दिया। इधर की साइड भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इधर भी लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग स्मॉल आर लिखे तो हमारा, और स्मॉल वाई लिखेंगे तो आर स्मॉल वाई बन जाएगा। इस तरीके से हमने युग्मक बना लिए। अब जब हमारे युग्मक तैयार है तो अब क्या कराना पड़ेगा हमें, निषेचन। और निषेचन की सुविधा के लिए हम लोग क्या कराते हैं भैया, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब होता है, अगर शुद्ध भाषा में कहें, लैंगिक जनन। क्रॉस को ही हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन का ही मतलब होता है निषेचन। तो ये क्रॉस के शब्द को दर्शा रहा है, निषेचन। और निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का मिलन। तो 4 हैं हमारे युग्मक, इसलिए हम लोग 4 खाने बना लेंगे। किसी को मान लीजिए मेल और किसी को मान लीजिए फीमेल, तो हमने इसको फीमेल मान लिया तो इसके युग्मक लिख लिए एक बोर्ड पर, इसको मेल मान लिया तो इसके युग्मक लिख लिए एक बोर्ड। अब युग्मकों का संयोजन करा दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। अच्छा, देख रहे होंगे कि जो हमें पौधे मिल रहे हैं, अब हम ये कैसे जानेंगे पौधे हैं, क्योंकि 2 लक्षण पाए जाएंगे पौधे के अंदर, युग्मक आधे होते हैं तो इसलिए जो है यहाँ पर 2 लक्षण पाए जा रहे हैं, तो ये पौधे होंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है सभी संतानें कैसी हैं, एक समान, और ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है। तो हम लोग लिखेंगे जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में, अच्छा आर कैपिटल आर में से बड़ा वाला कौन है भाई, कैपिटल आर। और कैपिटल आर किसको दर्शा रहा है, गोल को, तो हम लिखेंगे गोल। F1 पीढ़ी में कैसे हैं, सभी गोल हैं। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में क्या है, कैपिटल वाई जीतेगा, तो बताइए कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, पीला। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, गोल पीले। या फिर अगर इसको लिखना चाहें आर वाई और स्मॉल आर वाई प्रकार के पौधे मिलते हैं। इतनी बात हो गई हमारी मेंडल के नियम में। अब मेंडल ने, इन्होंने क्या किया, इस क्रॉस को आगे बढ़ाने के लिए इसको क्या किया इन्होंने, मेंडल ने, अब जो F1 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी में ये संतानें मिल रही, चारों संतानें एक समान है। फिर इन्होंने क्या किया, मेंडल ने अब की बार कहा कि F1 का क्रॉस फिर से किससे करा दे भाई, F1 के साथ। F1 का क्रॉस किसके साथ करा दिया जाए, F1 के साथ। तो बताइए जब F1 का क्रॉस F1 के साथ कराएंगे तो F1 में हमें मिले क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो मिले हमको F1 में, तो वही लिख दिए F1 का क्रॉस F1 के साथ। अब ये पौधे हैं, इनसे हमें क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने के लिए चाहिए हमें युग्मक, और युग्मक बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। युग्मक बनाने के लिए एक बार कैपिटल आर की इसके साथ वाई के साथ, और एक बार किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ, फिर स्मॉल आर की इसके साथ और फिर इसके साथ। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे युग्मक। तो क्या बन जाएगा भैया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गया हमारा भैया युग्मक। अब इसी तरह जैसे ये बने, इधर सेम है पौधे, तो इनके भी युग्मक कैसे होंगे, एक समान। तो आर वाई फिर आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई।
अब हमारे युग्मक बन के तैयार हो गए। 4 युग्मक इधर हैं, 4 युग्मक उधर हैं, टोटल युग्मक हो गए 8। तो 4 4 8 युग्मकों के लिए हमें कितने खाने बनाने होंगे भैया? 4 चक्कू 16। जैसे यहाँ पर बनाया 2 दूनी 4, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 16। तो अब हमें खाने कितने बनाने होंगे? 16। तो हम लोग अब कितने खाने बना लेंगे? 16 खाने बना लेंगे। तो 16 बनाएंगे भाई। अब 16 खानों को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। देखिए भाई कैसे बनाएंगे। ये हमारे 16 खाने जो है बनकर तैयार हो गए। इसको फीमेल मान लिया, इसको मेल। जिस तरीके से यहाँ युग्मक लिखे थे, अब ये सारे युग्मक इधर उतार दीजिए। कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई। अब से इधर यही कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई। अब इनकी गुणा आर की आर के साथ, वाई की वाई के साथ। जैसी करा दीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर इसके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर। और जो अल्फाबेट बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो वाई की वाई के साथ, लेकिन वाई बड़ा है तो पहले वाई। फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल आर की स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई वाई। इस तरीके से सारे आप क्या लिखने होंगे? आपको जो है सारे युग्मकों को क्रॉस कराना होगा। जब ये हो गए तो अब इसका नंबर जो है इसके साथ भाई आर आर वाई, स्मॉल वाई, फिर आर आर दोनों है स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल वाई, फिर एक है आर कैपिटल, एक है स्मॉल, फिर दोनों है स्मॉल। फिर क्या करना है? एक है कैपिटल आर और एक है स्मॉल आर, फिर जो है एक है कैपिटल, एक है स्मॉल, फिर दोनों है कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, फिर वाई है, फिर वाई है, फिर दोनों तरफ स्मॉल आर है और एक है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल वाई। देखा है आप कैसे हम कर पा रहे हैं। अब क्या करना है हमें? अब हमें लास्ट वाला करना है भैया। इसको भी इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे। देखेंगे कैसे भरा जाएगा। इसको भी भाई इसी तरह भर दिया जाए। इसकी इसके साथ कराइए आर, स्मॉल आर, वाई, स्मॉल वाई, फिर क्या करेंगे? आर, स्मॉल आर, फिर वाई दोनों है स्मॉल, तो दोनों स्मॉल हो गए। फिर क्या करेंगे? दोनों स्मॉल आर है तो दोनों स्मॉल आर, फिर एक है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल वाई। अब क्या करेंगे? दोनों है स्मॉल आर, दोनों है स्मॉल आर, दोनों है स्मॉल वाई, दोनों है स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से हमें कितने भैया मिल गए हैं? 16 प्रकार के पौधे। देखिए 16 हमको पौधे मिल रहे हैं। अब इनका एक एक करके, इसमें यही है मेंडल का द्विगुण संचरण। इसमें एक बात और याद आपको रखनी होती है, इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप ये भी याद रखना है आपको। तो F2 पीढ़ी ये हमें प्राप्त हुई है भाई। ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको याद करना होगा, और वो हम लिख दे रहे हैं कहां पर? आपकी जहां जगह होगी नीचे की तरफ, यहां पर लिखे दे रहे हैं, यहां पर जगह है। तो F2 का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप होता है 9331, और जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप जो होता है 1224 12 1। तो ये आपको याद रखना है, सबके बीच में अनुपात। और जो इसकी लैंग्वेज है, यानी इसमें क्या लिखना है, भाषा क्या लिखना है, वो सब आपकी कॉपी में लिखा है। एक बार हम बोले दे रहे भाषा क्या लिखेंगे। मेंडल ने अपने स्वतंत्र अध्ययन के नियम में एक गोल पीला और झुर्रीदार हरा नामक पौधे का क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी गोल और पीले प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिनका जीन जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है। अब इन्होंने F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया, तो F2 पीढ़ी में हमें प्राप्त जो फिनोटाइप है वो 9 3 3 1 प्राप्त हुआ, जबकि जीनोटाइप 1 2 2 4 1 2 1 2 1 प्राप्त हुआ। और यही है क्या हमारा मेंडल का तीसरा नियम, या फिर इसको कह सकते हैं द्विगुण नियम, क्योंकि ये कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं इसमें आपको? 2 प्रकार के अल्फाबेट। तो इस तरीके से हमारा मेंडल का नियम जो है
जो हमारा मेंडल का नियम है तीसरा, ये हो गया कंप्लीट। आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। चीजों को ना समझ में आए तो जरूर पूछिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।